हेलो दोस्तों, ओनली यूपीएससी के इस चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के एक और सेशन के साथ मैं सौरभ उपस्थित हूँ आपके इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन ज्योग्राफी के ये सेशंस उपयोगी साबित हो रहे होंगे। अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप इस चैनल के टेलीग्राम हैंडल यानी कि ओनली यूपीएससी टेलीग्राम पे सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस पे सारे पीडीएफ्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि इसी चैनल पे शाम के 5 बजे शाम को 5 बजे रेगुलरली करेंट अफेयर्स के भी सेशन होते हैं। तो आप उसे भी अवश्य देखें। आपको यूपीएससी के लिहाज से वो भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वो डेली के न्यूज़पेपर के ही करेंट अफेयर्स होते हैं। तो वो करेंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, उसको 2 मिनट में रिवाइज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सेशन में। तो हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में कि किधर मेवाड़ के पठार हैं, फिर मध्य पठार हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। उसके बाद फिर हमने मध्य भारत के पठार के बाद बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू, साथ में हमने बघेलखंड, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू सब हमने देखा था। तो रोलिंग प्लेन का हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी। इस तरह का जो नर्मदा नदी के, खास करके नर्मदा नदी के कटाव के कारण जो उबड़ खाबड़ ज़मीन की सतह बन गई है, उसे रिवाइंस या रोलिंग प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो रोलिंग प्लेन हमने इस तरह का देखा था कि उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, लेकिन ये चूँकि नदियों के कटने के कारण बना हुआ है तो ये इसको रिवाइंस कहते हैं। ठीक है, ये रिवाइंस खास करके यूएस के प्रेरी वाले घास के मैदान में, यूएस में जो घास के मैदान होते हैं उसे प्रेरीज कहा जाता है। तो प्रेरी के जो घास के मैदान हैं अमेरिका में, उसी घास के मैदान वाले क्षेत्रों में इस तरह के प्लेन पाए जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ कुछ जो इस तरह के रोलिंग प्लेन बने हैं वो रिवर से बने हैं, कट कट के। तो रिवर से जो कट के ये प्लेन्स बने हैं उनको रिवाइंस कहा जाता है। चंबल की घाटियों में बहुत अधिकता में पाई जाती है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। और उसके बाद हमने मालवा प्लेटू के बारे में भी पढ़ा था। डेक्कन ट्रैप के कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हम बड़े मध्य प्रदेश के तरफ, तो हमने देखा बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी था और मध्य प्रदेश के हिस्सों में। फिर बघेलखंड। तो ये सब हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पिछली क्लास में समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो हम इस पे ज़्यादा समय ना देते हुए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने काफ़ी समय दिया था इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि जो ये डेक्कन प्लेट है, डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन के पठार हैं। डेक्कन पठार में हमने पहले महाराष्ट्र का रीजन पढ़ा, महाराष्ट्र प्लेटू का, फिर कर्नाटका के प्लेटू का हमने रीजन पढ़ लिया था। तो अब बारी है तेलंगाना प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, इधर की ओर जो प्लेटू बचे हुए हैं उन सबको पढ़ने के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले तेलंगाना प्लेटू के बारे में। तो तेलंगाना प्लेटू कहाँ है? तेलंगाना प्लेटू आर्कियन ग्रुप का है। आर्कियन के पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये जो प्लेटू है, हम बता सकते हैं कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटका प्लेटू के पूरब डायरेक्शन में है, क्योंकि पूरब इधर डायरेक्शन में होता है और पश्चिम इधर होता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसको देखने के बाद मैप में कि ये डेक्कन प्लेटू में कर्नाटका प्लेटू और महाराष्ट्र प्लेटू के पूरब दिशा में है। ठीक है, डेक्कन पठार का अगर पैटर्न देखा जाए, जब हम वेस्टर्न घाट में इधर के इलाके से जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, किधर? दक्षिण की ओर, इधर की ओर,
तो ये जो इलाका है ये धीरे धीरे ऊंचा होते चला जाता है, मतलब ऊंचाई इधर की ओर बढ़ती है। ठीक है, इधर की ऊंचाई इधर की ओर दक्षिण की ओर आते समय बढ़ते जाती है इस घाट की, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट का इलाका है, तो पश्चिमी घाट की जो पूरे ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इधर आते समय बढ़ती जाती हैं। और अगर हम यहाँ से आने के बाद नीलगिरी पर्वत के बाद, नीलगिरी पर्वत पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का मिलन होता है। तो जब ये वेस्टर्न घाट से हम चलते चलते साउथ में आते हैं तो धीरे धीरे ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती है, और नीलगिरी पर्वत के इधर से, इधर साउदर्न एरिया से फिर हम वापस जब जाते हैं इस डायरेक्शन में पूरब की ओर, तो हाइट फिर थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। तो इसका इस तरह से विस्तार है कि यहाँ से हम अगर साउथ में आते हैं, ये भारत का पेनिनसुलर रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अगर हम यहाँ से इधर की ओर आएँ तो हाइट बढ़ती है, और इधर से इधर की ओर जाएँ तो हाइट घटती है। ठीक है, इधर हाइट घट जाती है, इधर हाइट बढ़ जाती है। तो आप बता सकते हैं अब कि कौन सा जगह होगा जो ज़्यादा ऊंचाई पे है। इधर आने पे हाइट बढ़ रही है, तो अब बतला सकते हैं कि आप ये जो एरिया है, ये एरिया दोनों घाटों में सबसे ऊंचाई वाला स्थान होगा। ठीक है, तो अब आइए इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं तेलंगाना रीजन का ये प्लेटू। तेलंगाना रीजन का ये पठार देखें तो इसी तरह ये जो इलाका है ये ऊंचाई का इलाका है। अब धीरे धीरे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई कम होती जाएगी, तो इसीलिए कहा गया है कि इसका जो सॉदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है तेलंगाना प्लेटू का, वो थोड़ा ऊंचा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इस रीजन में 3 नदियाँ हैं, 3 नदियों का सिस्टम है। कौन कौन सी? रिवर गोदावरी है, कृष्णा है, और पेन्नूरू रिवर है। तो 3 नदियाँ, इधर हम नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इस पठार से रिलेटेड कौन कौन सी नदियाँ हैं तो आपको थोड़ा ख्याल, मतलब थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि गोदावरी रिवर है, फिर कृष्णा रिवर है, और एक पेन्नेरू रिवर है। राइट, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नेरू नदी। ठीक है, और ये जो पठार है, इस पठार को फिर विभाजित किया जाता है घाट्स में और पेनी प्लेन्स में। तो घाट्स आपको पता है घाट कैसे बनते हैं? जो पहाड़ के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं उसको तो घाट बोलते हैं। हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखा था। ये घाट थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं, लेकिन जो पेने प्लेन है, पेने प्लेन यानी कि संप्राय भूमि जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये संप्राय भूमि क्या होती है? संप्राय भूमि वैसी भूमि होती है जो धीरे धीरे क्षय के कारण, पहले तो ये ऊंचा वाला प्लेस था, लेकिन धीरे धीरे ये समय के साथ इसका क्षय होता जाता है। तो क्षय होकर के थोड़ा इसकी हाइट कम हो जाती है, फिर और समय गुजरेगा तो फिर थोड़ा और हाइट कम हो जाएगा, फिर इसी तरह इसकी हाइट धीरे धीरे घटती जाती है, और एक समय आता है कि इसकी हाइट इतनी कम हो जाती है कि इस तरह का प्लेन बन जाता है ये। तो इस तरह का जो प्लेन बनता है, इसी प्लेन को कहा जाता है पेनी प्लेन यानी कि संप्राय भूमि। तो संप्राय भूमि समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, देखिए समय के साथ ये समय का ये एक्सिस है और ये ऊंचाई का एक्सिस है। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, समय, टाइम। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीता है, स्टार्टिंग में इसकी ऊंचाई इतनी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, समय का चक्र चला है आगे, वो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। तो इसकी ऊंचाई कम होते होते एक समय आया कि इसकी ऊंचाई इतनी बच गई। तो जब ये इतना ऊंचा बच गया, जब ये बहुत कम ऊंचाई वाला क्षेत्र बन के रह गया, तो इसी को बोला जाता है संप्राय भूमि। तो इसी का एक एग्जाम्पल इस फोटो में आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो ऐसा ही है कि समय के साथ इसका धीरे धीरे
क्षय होता चला गया। ये पुराने समय में ये बहुत ही ऊंचा रहा होगा, इस तरह का रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्षय होते होते ख़त्म होता गया और इस तरह से अब जा कर के ऐसा बच गया है। कुछ दिनों में ये और भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो इसका इसी तरह से इरोजन होता रहता है, क्षय होता रहता है। क्यों क्षय होता है? तो विदरिंग के कारण होता है। इस पर कभी तो धूप पड़ता होगा, दिन भर इस पर कड़ाके की धूप हो रही होगी बहुत सालों तक। धूप के बाद फिर कभी तो बादल आए होंगे, यहाँ बारिश की होगी, बहुत हवा चल रही होगी इस पर, तो हवाएं बहुत सारी चली होंगी। तो धीरे धीरे इसके कारण ये पत्थर टूटते टूटते इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, तब ये संप्राय कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह का ये तेलंगाना प्लेटू है अपना। तेलंगाना प्लेटू को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो घाट जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और दूसरा पेनेप्लेन जो कि संप्राय भूमि बन गई है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा तेलंगाना क्षेत्र मैप में कहाँ है। तेलंगाना प्लेटू ये यहाँ पे है, ठीक है। हमने इस मैप में देखा था, बहुत अच्छे से दिखाया गया था। ये तेलंगाना का प्लेटू है, तेलंगाना का पठार है, ठीक है। तो आप दोनों मैप में देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तेलंगाना का पठार है, और तेलंगाना का पठार के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। इसकी ऊंचाई इधर ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई इधर ज़्यादा है जिधर मैंने मार्क किया है ग्रीन से, और इधर थोड़ा कम है। मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। इधर की ऊंचाई थोड़ी कम है, ठीक है, इधर की ऊंचाई थोड़ी अधिक है। उसके बाद ये कैसा रीजन है ये, तो ये घाट और पेनेप्लेन से बना हुआ है, संप्राय भूमि से। और यहाँ कैसी नदियाँ बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू नामक रिवर सिस्टम है यहाँ 3, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद छत्तीसगढ़ प्लेन। तो छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ इसी इलाके में है। आप देख सकते होंगे मैप में अगर मार्क किया जाए तो छत्तीसगढ़ कमोबेश इस इलाके में इस तरह से उसका नक्शा है, राइट। तो छत्तीसगढ़ मैंने ज़्यादा ऊंचा बना दिया है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा प्लेटू मिलता है? दंडकारण्य प्लेटू। तो दंडकारण्य प्लेटू के बारे में हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के प्लेटू के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो ये दंडकारण्य प्लेटू है, ये उड़ीसा के किस भाग में पाया जाता है? तो उड़ीसा के दक्षिण भाग में, देख रहे हैं, ये दक्षिण भाग है। दंडकारण्य प्लेटू बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में, आपको ध्यान रखना चाहिए। दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य के पठार। और इसके हमने देखे थे उत्तरी भाग में बघेलखंड का इलाका, जो कि मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ था। तो ये हमने देखा था इधर बघेलखंड का इलाका। इधर हमने देखा दंडकारण्य प्लेटू। दंडकारण्य प्लेटू और बघेलखंड दोनों छत्तीसगढ़, और इधर बघेलखंड तो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये और छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा देखते हैं और क्या क्या है। ये कैसा पठार है यहाँ पे? तो सौसर सेप है। सौसर सेप कैसे हो सकता है? अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इधर भी पठार है, इधर भी पठार है। तो इसमें बीच का जो हिस्सा है ये थोड़ा गहरा हो गया होगा। इधर भी ऊंचाई है, इधर तो ऊंचाई है ही, साथ साथ इधर भी ऊंचाई है, तो बीच में थोड़ा सा गहराई है। तो इस तरह का निर्माण हो गया है इसमें। तो इसी को बोला जाता है सॉसर शेप। सॉसर शेप होता है कटोरे जैसा, थाली जैसा, बड़ा गहरा जो प्लेट होता है उसकी तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सॉसर प्लेट, सॉसर शेप। ये जो सॉसर शेप दिया गया है ये ऐसा ही होता है, थाली के जैसा। थाली कैसा होता है आप देखेंगे साइड से तो आपको ऐसा दिखेगा, दोनों साइड ऊंचा रहेगा और बीच में थोड़ा गहरा रहेगा, राइट। तो उसी तरह का जो शेप है ये इस पठार का, छत्तीसगढ़ के प्लेटू का भी है उसी तरह से। इधर इधर तो ऊंचा है और बीच में थोड़ा सा गहरा है। अब गहरा जो है यहीं से दोनों तरफ से नदियों का ये फ्लो आता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स आती है, नदियों के बहुत सारे धारे आते हैं इन दोनों पठारों से, और बीच से फिर ये महानदी का फिर निकलना होता है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ।
तो हम बाद में देखेंगे बे ऑफ बंगाल में कैसे महानदी जाके मिलती है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि इसका पठार इस तरह का होता है। किस तरह का? तो सॉसर शेप का, राइट। तो इसी के कारण ये डिप्रेशन बनता है, गहराई बनती है, और इसी गहराई से महानदी का ऊपरी भाग बनता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा कि यहाँ से महानदी का निकलना क्यों हुआ है छत्तीसगढ़ से इस तरफ। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ एक राजपूत की वंश थी जिसे बोलते थे हैथिया वंशी। तो हैथिया वंशी जो राजपूत था, इनका इनका ये रीजन पूरा छत्तीसगढ़ पे कंट्रोल हुआ करता था। तो इनका कहना था कि ये यहाँ 36 फोर्ट बनवाए थे, 36 किले बनवाए थे। फोर्ट मतलब किला होता है, रेड फोर्ट आपने नाम सुना होगा, लाल किला। वैसे ही इन्होंने 36 किले बनवाए थे। तो 36 किलों की वजह से इस जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहीं से छत्तीसगढ़ नाम का डेरिवेशन हुआ है। और इसमें बहुत सारे लाइमस्टोन और सेल्स के बेड पाए जाते हैं। तो यहाँ चूना पत्थर और सेल्स जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद फिर और ऊपर चलते हैं तो हमें दिखाई देगा छोटा नागपुर प्लेटू। ये यहाँ इधर साइड भी दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर के पठार कैसे हैं? तो छोटा नागपुर का पठार दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन है किसका? इंडियन पेनिनसुला का। तो इंडियन पेनिनसुला किसको बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? ये पूरे हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्थ ईस्ट अगर बोला जाए, नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये भी अपना नॉर्थ ईस्ट के इलाके में छोटा नागपुर पठार है। किसके नॉर्थ ईस्ट में? तो ये पेनिनसुलर जो प्लेट है पूरा इंडिया का, ये जो पेनिनसुलर भाग है इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तो छोटा नागपुर पठार है। और ये रहा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा इसका लोकेशन कहाँ है। तो इसका इलाका कहाँ पड़ता है? ज़्यादातर इसका इलाका झारखंड में है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी है। कुछ पार्ट पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में भी है। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन 3 राज्य हैं? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है छोटा नागपुर पठार। उम्मीद करता हूँ आपको ये लोकेशन छोटा नागपुर पठार का क्लियर हुआ होगा। हमने देखा था कि यहीं पे अमरकंटक हिल था। अमरकंटक हिल से कौन सी नदी निकली थी? अमरकंटक हिल से किस नदी का ओरिजिन हुआ था? तो अमरकंटक हिल से सोन नदी का ओरिजिन हुआ था, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? छोटा नागपुर प्लेटो इतना बड़ा रीजन है, इसका नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम। तो इधर ही तो कहीं है अपना कौन? अमरकंटक हिल। तो अमरकंटक हिल से निकल करके सोन नदी कहाँ गई है? गंगा नदी में मिल गई है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेटू से निकल के छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट रीजन से यानी कि उत्तर पश्चिम रीजन से, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम रीजन से निकल करके गंगा नदी को ज्वाइन करने ये सोन रिवर चली जाती है। ठीक है, और ये पठार जो है कब का बना हुआ है? तो हमने समय देखा था। ये समय यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर था? ये गोंडवाना समय का स्ट्रक्चर था। ये गोंडवाना समय का स्ट्रक्चर। तो गोंडवाना समय वाले रॉक को क्या बोला जाता था? गोंडवाना रॉक। तो गोंडवाना ये पत्थर है और गोंडवाना पत्थर बहुत पुराना है। तो बहुत पुराना है तो यहाँ कैसा कोल मिलेगा? गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल बेसिकली कौन सा कोल होता था? इंडिया में कौन सा कोल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास बिटुमिनस,
एंथ्रासाइट, या लिग्नाइट, कौन सा रीजन, कौन सा इधर कोल पाया जाएगा ज़्यादातर? तो ज़्यादातर इधर बिटुमिनस पाया जाएगा। एंथ्रासाइट तो इंडिया में मिलता ही नहीं है, एंथ्रासाइट बहुत पुराना है, तो इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर बिटुमिनस ही मिलता है, तो एंथ्रासाइट इंडिया में नहीं मिलता है। और ये जो प्लेटू है, ये जो पठार है, इसका पैटर्न कैसा है? तो इसका पैटर्न रेडियल है। रेडियल कैसा होता है? अब आपको बताया मैंने, ये जो पठार है ये इस तरह के शेप का बना हुआ है। कैसा? प्लेट के आकार का, बीच में जिसकी गहराई है, बीच में गहराई है थोड़ी, और दोनों तरफ उठा हुआ भाग है। तो यहाँ जब पानी जमा हो जाएगा तो चारों तरफ नदियाँ निकल सकती है इससे। तो इसीलिए कहा गया है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहा जाता है रेडियल। रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, वृत्त में एक वृत्त होती है, सर्कल, सर्कल में एक त्रिज्या होता है। सर्कल से ये केंद्र है, केंद्र से किधर भी आप जाएंगे परिधि की ओर तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा उसको त्रिज्या कहते हैं। तो अब इस तरह का जो ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी तो इस सर्कल जैसा है, तो इससे किधर भी आप निकलेंगे डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में, तो त्रिज्या के डायरेक्शन में आप निकलेंगे। तो त्रिज्या के डायरेक्शन में निकलने वाली जो नदियाँ हैं, इसी के कारण इसको बोला जाता है रेडियल, रेडियल पैटर्न का यहाँ नदी पाया जाता है। तो यहाँ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है, इसी को बोला गया, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो जब हम नदी के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, किस डायरेक्शन में बहती हैं, वो सब हम विस्तार से नदियों वाले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि यहाँ फेमस नदियाँ कौन कौन है। दामोदर है, सुवर्णरेखा है, नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है, और बराकर है, ठीक है। तो ये सब रिवर है जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो राजमहल हिल है, राजमहल हिल किस क्षेत्र में पाया गया है? राजमहल हिल, देखिए राजमहल हिल यहाँ पे बिहार वाले और बंगाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। राजमहल हिल जो है आप देख सकते हैं, राजमहल हिल ये जो छोटा नागपुर पठार है उसके पूर्वी भाग में है। किधर? उत्तर पूर्वी भाग में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है। तो राजमहल हिल के बारे में, राजमहल हिल का आपको डायरेक्शन अब तो देख लिया आपने। तो राजमहल हिल अब आप पता कर सकते हैं कि किस तरफ है छोटा नागपुर पठार के। तो देखिए छोटा नागपुर पठार आपको किधर दिखता है? छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पे दिखता है। तो राजमहल हिल लगभग कहाँ पे है? राजमहल हिल लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ इस इलाके में। तो चूँकि इस इलाके में राजमहल हिल है, तो राजमहल हिल को किस डायरेक्शन में बोला जाएगा? छोटा नागपुर के, छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसे इस डायरेक्शन में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। तो छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा पठार, कौन सा पहाड़ी है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा तेलंगाना के पठार, ठीक है। तेलंगाना के पठार में हमने क्या क्या देखा? तेलंगाना के पठार में हमने देखा कि इसका जो उत्तरी भाग है वो ज़्यादा ऊंचाई पे है, ज़्यादा उठा हुआ है। तेलंगाना का पठार लगभग इस तरह का था, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस तरह का पठार है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग पे ज़्यादा ऊंचाई थी इसके उत्तरी भाग से, तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 3 रिवर सिस्टम है। कौन कौन सा रिवर है? तो गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू रिवर है। यहाँ घाट और पेनेप्लेन जैसा इसका प्लेटू बटा हुआ है। तो घाट क्या है और पेनेप्लेन क्या है आपको
पता हो गया। ये संप्राय भूमि, जिसको पेनेप्लेन बोला जाता है इंग्लिश में। संप्राय भूमि कैसे बनती है? समय के साथ जो पर्वतों का क्षय, पठार का क्षय हो जाता है तो संप्राय भूमि बनती है, जिसकी हाइट इतनी कम हो जाती है। ये हमने देखा था डिटेल से। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा छत्तीसगढ़ के पठार के बारे में। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 पठार थे, दंडकारण्य इधर और इधर बघेलखंड वाला पार्ट। तो बघेलखंड, इसके कारण यहाँ का जो स्ट्रक्चर था ये कैसा हो गया था? तो सॉसर टाइप हो गया था। सॉसर टाइप, सॉसर किसको बोलते हैं? तो ऐसे जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके बीच में गहराई होती है और किनारों पे ऊंचाई होती है। तो ऐसा ही ऊंचाई इसका भी हो गया था, क्योंकि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़, इधर भी पठार है, इधर भी पठार है। तो बीच में थोड़ा सा गहराई वाला हिस्सा बन गया था। तो गहराई वाले हिस्से, इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं, उसको बोलते हैं सॉसर। तो यहाँ से नदियों का निकलना, इसीलिए ये गहराई से नदियों का निकलना शुरू हो गया। तो नदियों का जो विस्तार हुआ यहाँ से, वो किस तरह निकलता है? तो यहाँ से चारों तरफ, चारों दिशाओं में निकल सकता है। यहाँ तो बीच में गहराई होगी। तो चूँकि मुझे पता है, हम लोग पढ़े हैं कि इधर से यहाँ से चारों दिशाओं में निकलेगा। तो चारों दिशाओं में निकलने के लिए नदियों का स्ट्रक्चर किस तरह से बोला गया है? नदियों के पैटर्न को, चारों दिशाओं से नदियाँ जो निकलती हैं, उस नदियों को निकलने का पैटर्न को क्या बताया गया है? रेडियल पैटर्न। तो ये सब हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ के बारे में, राइट। फिर छत्तीसगढ़ के बाद हम आए कहाँ? छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में हमने देखा कि ये छत्तीसगढ़ पठार से नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर पठार था। और छोटा नागपुर पठार के उत्तर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या था? राजमहल का हिल था। तो आपको पूरा पैटर्न क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ से आज की यात्रा शुरू की थी, धीरे से यहाँ बढ़े, उसके बाद फिर यहाँ की ओर बढ़े, और फिर अब हम राजमहल हिल तक पढ़े। यानी कि हम तेलंगाना प्लेटू सबसे पहले पढ़े, उसके बाद दंडकारण्य प्लेटू और बघेलखंड यानी कि छत्तीसगढ़ का पठार पढ़ा हमने, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार पढ़ा हमने, अब राजमहल हिल तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आखिर में एक और पठार है, जो है मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार कहाँ दिखेगा? तो मेघालय के रीजन में मिलेगा। आप मेघालय का रीजन आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेघालय का रीजन है। ठीक है, तो मेघालय का रीजन कैसे बना होगा? देखिए, पहले जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो इंडियन प्लेट था, इंडियन प्लेट ऐसे ट्रायंगल शेप का हुआ करता था। ठीक है, हमने पिछले क्लासेज में ये सब पढ़ी है, लेकिन हमें इसके आगे की चर्चा करनी, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये इंडियन प्लेट पहले गोंडवाना प्लेट से जुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे गोंडवाना प्लेट से टूट करके यूरेशियन की तरफ आया। कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट की तरफ। और यूरेशियन प्लेट में आकर के इस तरह से ऐसे आके जुड़ गया था ये। तो इसी जुड़ने के बाद ये इस तरह का पेनिनसुलर इंडिया बना था। तो हमने ये देखा था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जब ये हिस्सा, इधर का यूरेशियन वाला प्लेट और इधर का इंडियन प्लेट, ये दोनों जब टकराया था यहाँ पे टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन इसी के बाद हुआ ना। ये पूरा हिमालय का फॉर्मेशन इसके बाद हुआ था, हमने पढ़ा था विस्तार से स्टार्टिंग में। तो लेकिन टकराने के क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे एक हिस्सा इसका टूट गया, ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल का जो पूर्वी भाग था, ये यहाँ पे क्रैक आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, जिसको बोला जाता है। ये यहाँ पे ऐसे फॉल्ट आ गया, तो यहाँ से ये हिस्सा टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ये हिस्सा इस तरह से बन गया। ये जो हिस्सा टूट के बना यहाँ पे इस तरह से, यही तो ये हिस्सा है, इस तरह का, देख रहे हैं? ये जो हिस्सा टूटा यहाँ से टकरा के, यही ये टूटा है, इसी को कहा जाता है एक फॉल्ट हो गया। ये इस तरह की घटना को क्या बोला जाता है? ये जो गैप बनने का जो घटना हुआ, इसको बोला जाता है फॉल्ट। इस फॉल्ट को एक नाम दिया गया है। कौन सा फॉल्ट? मालदा फॉल्ट। वेस्ट बंगाल में मालदा सुने होंगे आप, मालदा नाम का एक आम भी आता है। तो मालदा फॉल्ट, इसी के नाम से ये फॉल्ट फेमस हो गया।
तो इस फॉल्ट की वजह से ये जो हिस्सा है, यही सेम प्लेट टूट करके इधर चला गया, यानी कि राजमहल हिल से ये प्लेट मेघालय प्लेट अलग हो गया। ठीक है, तो आप यही यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेनिनसुलर इंडिया में, ये पेनिनसुलर इंडिया का जो ईस्ट भाग है ये टूट करके राजमहल हिल से मेघालय में चला गया। ठीक है, मेघालय वाले हिस्सा में, इसी को बोला जाता है शिलोंग प्लेटू। तो या तो मेघालय प्लेटू लिखा रहेगा, या मेघालय राज्य की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है, तो शिलोंग प्लेटू रहेगा। तो दोनों में से कुछ भी रह सकता है, आप समझ जाएं कि ये किसकी बात हो रही है। तो ये मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू, ये प्लेटू किधर है, ये इधर है, शिलोंग के पठार या मेघालय के पठार। ठीक है, और ये छोटा नागपुर या राजमहल हिल से अलग हुआ है किसकी वजह से, तो मालदा फॉल्ट की वजह से। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि यही जो अलग होने की जो प्रक्रिया थी, इसी को बोला गया था राजमहल गारो गैप। ठीक है, तो ये राजमहल हिल है और ये गारो खासी जयंतिया वाला हिल है, तो इसमें गैप आ गया। तो इसी गैप को, ये जो गैप बना, इस गैप को मालदा फॉल्ट जिसे हमने बोला, इस गैप का नाम रख दिया गया क्या, गारो राजमहल हिल, राजमहल गैप। ठीक है, तो ये गैप किसका नाम है, इस गैप का नाम है, ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया, इस फॉल्ट का नाम है गारो राजमहल गैप। तो गारो राजमहल गैप में आप देखेंगे कौन सी नदियां आके मिलती है। हम जब नदियों का सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ से तो गंगा रिवर आके मिलती है, इधर से गंगा आती हुई जाके मिलेगी, और इधर से ब्रह्मपुत्रा आएगी, इधर तिब्बत वाले रीजन से ब्रह्मपुत्रा आएगी, तो ब्रह्मपुत्रा भी जाके मिलेगी। तो ये सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जानना चाहिए कि ये जो गारो राजमहल गैप यानी कि मालदा फॉल्ट वाला जो रीजन है, वहाँ ये दो नदियाँ आकर के मुख्य रूप से मिलती हैं। और यहाँ पे जब मिलेंगी, जब नदियाँ आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, तो अपने साथ साथ क्या लेके आएंगी, बहुत सारे तलछट लेके आएगी, सेडिमेंट जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी मिट्टी ढो के लाएगी दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। तो धीरे धीरे ये वाला जो रीजन है वो मिट्टी से भर गया। तो मिट्टी से भरा, तो वही वाला रीजन है जो आज बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की बाउंड्री कमोबेश यही सब है। तो यही तलछट से जो बना हुआ जो ये भूभाग है, इसी को कहा जाता है ना सुंदरवन का डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ, इसी क्षेत्र में बांग्लादेश भी स्थित है। तो बांग्लादेश की नदियाँ, बांग्लादेश भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा की तलछटी वाले ज़मीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वहाँ का खेत बहुत उपजाऊ है। ठीक है, तो ये तो हो गई गारो राजमहल गैप के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे थे क्या, मेघालय प्लेटू के बारे में, मेघालय पठार के बारे में। तो मेघालय पठार एक तरफ से बांग्लादेश का बॉर्डर से भी शेयर करता है। उसकी वेस्टर्न बाउंड्री, जो पश्चिमी जो उसका बाउंड्री है वो क्या है, मेघालय का पश्चिमी जो बॉर्डर है, ये पश्चिमी बॉर्डर इधर हो जाएगा मेघालय का। ये मेघालय पठार है, ये है ना मेघालय पठार जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये मेघालय पठार है, इसके पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में तो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का रीजन है ये पूरा। तो वही बताया गया है कि इसके बांग्लादेश इसके पश्चिमी बॉर्डर पे मिलता है। और यहाँ कौन कौन सी हिल हैं फेमस मेघालय प्लेट्यू पे, तो गारो हिल्स है, खासी हिल और जयंतिया हिल, और बाद में मिकिर हिल भी आपको दिखेगा आसाम के क्षेत्र में। लेकिन आप ये तीन याद रखें, गारो खासी जयंतिया हिल है मुख्य रूप से मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, और इधर मिकिर हिल कहीं पे दिखेगा, ये यहाँ पे मिकिर हिल भी दिखेगा आपको। तो गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से मेघालय या शिलोंग प्लेटू के भाग हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियरली मेघालय प्लेटू, मेघालय के पठार भी समझ आया होगा। मेघालय जो पठार है उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे उच्चतम शिखर है, कौन सा है, उच्चतम बिंदु कौन सा है,
तो वो शिलांग है। शिलांग यहाँ की राजधानी भी है। मेघालय स्टेट की राजधानी कहाँ है? शिलांग है ना। तो शिलांग वहाँ का सबसे उच्चतम शिखर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने 4-5 आज पठार पढ़े, आपको क्लियरली समझ आया होगा। सबसे पहले हमने तेलंगाना पढ़ा, फिर दंडकारण्य, फिर हमने पढ़ा ये छोटा नागपुर, राजमहल हिल, और फिर हमने लास्ट में आखिर में पढ़ा मेघालय के पठार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हम पेनिनसुलर इंडिया का पूरा पठारीय क्षेत्र विस्तृत रूप से हमने पढ़ा, और अब इसके लोकेशन के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जब भविष्य में पढ़ते समय जब भी किसी पठार की बात करेंगे तो आपको क्लियरली उसके फीचर के साथ साथ उसका स्थान भी क्लियरली समझ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।